एनसीईआरटी जो जियोग्राफी की एमसीक्यू है उसका आज ये 7th सेशन होगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया गया है, द्वितीय क्रियाकलाप में कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा जो दिया गया है कि लोहा और इस्पात उद्योग सेवा क्षेत्र का हिस्सा है। तीसरा दिया गया है, पर्यटन उद्योग सेवा प्रदान करने वाला उद्योग है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें से कौन से कथन सही है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग जो है ये सेवा क्षेत्र का हिस्सा नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। तो दूसरा यहाँ पे गलत होगा, ये द्वितीय क्षेत्र का पार्ट होगा। तो 1 और 3 सही होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो द्वितीय क्रियाकलाप में कच्चे माल को परिष्कृत उत्पादों में बदला जाता है, जैसे लुगदी से कागज बनाना। पर्यटन उद्योग एक सेवा क्षेत्र का उद्योग है, लेकिन लोहा इस्पात उद्योग क्या है, एक विनिर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, न कि सेवा क्षेत्र का हिस्सा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑन द ऑन व्हाट बेसिस ऑफ इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड, यानी उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप, लोकेशन, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ओनली, नन ऑफ एबव। आपसे पूछा जा रहा है कि किस आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कच्चा माल है, आकार और स्वामित्व के आधार पर ही किसी भी इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो उद्योगों को मुख्य रूप से कच्चे माल और आकार और स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। मान लिया कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, लघु उद्योग या सार्वजनिक उद्योग, इस तरह से। तो उसमें रॉ मटेरियल, साइज एंड ओनरशिप, 3 जो फैक्टर होते हैं ये मैटर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित उद्योग का उदाहरण है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और लोहा इस्पात उद्योग, मत्स्य तेल उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग। इसमें कह रहा है कि खनिज आधारित उद्योग, तो लोहा इस्पात उद्योग क्या है, खनिज आधारित उद्योग है। अगर खनिज नहीं होगा तो लोहा या इस्पात इन सब चीज़ों का सही से प्रसंस्करण नहीं हो पाएगा। तो खनिज आधारित उद्योग वे होते हैं जो खनिज अयस्कों को कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। लोहा और इस्पात उद्योग खनिज अयस्क से उत्पाद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। रेशम बुनाई उद्योग जो है ये बड़े पैमाने का उद्योग है। तीसरा है ऑटोमोबाइल उद्योग, बड़े पैमाने का उद्योग है। आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा सही है। ठीक है, देखिए रेशम बुनाई जो उद्योग है ये बड़े पैमाने का उद्योग नहीं है, ये छोटे पैमाने का उद्योग है। तो यहाँ पे 1 और 3 करेक्ट होगा। सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित उद्योग है क्योंकि यह कपास पर निर्भर करता है। और रेशम बुनाई उद्योग लघु पैमाने का उद्योग माना जाता है, जबकि ऑटोमोबाइल उद्योग कैसा है, ये एक बिग इंडस्ट्री है, यानी बड़े पैमाने का ये उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम और पूंजी, जल और बिजली। तो ये तीनों ही फैक्टर जो होते हैं किसी भी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए कच्चे माल, श्रम, पूंजी, जल, बिजली, परिवहन और बाजार जैसी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, और इनकी उपलब्धता से ही उद्योग का सही विकास होता है। देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। Availability of the raw materials, labors and capital, and water and electricity, all three things are related to development of industrial area. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इंडस्ट्री इज ओल्डेस्ट इन इंडिया, मतलब कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है यहाँ पे इंडिया में। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी वस्त्र उद्योग जो है भारत का सबसे पुराना उद्योग है। भारत में वस्त्र उद्योग जो है सबसे पुराना है, और प्राचीन काल से ही भारत वस्त्र निर्माण और व्यापार में अग्रणी रहा है। इसके बाद लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सनराइज उद्योग किसे कहा जाता है। तो सनराइज उद्योग किसको कहा जाता है, तो ऐसे उद्योग जो मतलब अभी न्यू डेवलपिंग कर रहे हैं, यानी न्यू एमर्जिंग इंडस्ट्री, नए उभरते उद्योग को कहा जाता है सनराइज उद्योग। सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो हाल ही में विकसित हुए हैं और तेजी से बढ़ रहे हैं, जैसे आईटी है, हेल्थ केयर है, और हॉस्पिटैलिटी है, और फिर जो ज्ञान आधारित उद्योग है वो सारे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, नए उभरते उद्योग। क्वेश्चन नंबर 8 है, औद्योगिक आपदा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई। अब किस कंपनी में हुई, कहाँ पे हुई, कब हुई, इस तरह से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ये भी पूछा गया है। 1989 की सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 35,598 लोगों की मृत्यु हुई थी। आपको बताना है कि कौन से सही है कौन सी गलत है।
तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 को यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने में हुई थी। इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु और लाखों लोग प्रभावित हुए थे। 1989 में सरकारी रिपोर्ट में 35,598 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ये सारी चीजें लास्ट ईयर पूछी गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। तो इसमें आपको बताना कि कौन सा मतलब संयुक्त क्षेत्र का वो है। तो मारुति उद्योग लिमिटेड जो है ये संयुक्त क्षेत्र का उदाहरण है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार और निजी व्यक्तियों के समूह के द्वारा, मतलब दोनों के द्वारा किया जाता है, और मारुति उद्योग लिमिटेड इसका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10 है, औद्योगिक जोखिम कम करने के उपायों में क्या शामिल है। तो पहला, औद्योगिक क्षेत्र को घनी आबादी से दूर रखना, आग से सुरक्षा और अग्निशमन व्यवस्था को उन्नत करना, विषैले पदार्थों के भंडारण की सीमा तय करना। तो तीनों ही चीज यहाँ पे नेसेसरी हैं औद्योगिक जोखिम को कम करने के लिए। तो औद्योगिक जोखिम कम करने के लिए घनी आबादी से उद्योगों को दूर रखना, अग्निशमन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना, और जो विषैले पदार्थ होते हैं उनकी जो भंडारण की सीमा है उसको लिमिटेड करना या तय करना। क्वेश्चन नंबर 11 है, इस्पात को आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है तथा इससे तार बनाए जा सकते हैं। इस्पात की कठोरता और जंग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम, निकल और तांबा मिलाया जाता है। इस्पात का उपयोग केवल भारी मशीनों और रेलवे पटरियों के निर्माण में होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है। देखिए यहाँ पे ये केवल जो है ना, तो केवल जो वाले जो भी लगभग स्टेटमेंट होते हैं उसमें थोड़ा सा आप इसको एक दो बार देखना चाहिए। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही नहीं होगा, बाकी 1 और 2 ये करेक्ट होगा। तो इस्पात को आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है तथा तार बनाए जा सकते हैं। इसे अधिक मजबूत बनाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम, निकल और तांबा मिलाया जाता है। लेकिन इस्पात का उपयोग केवल भारी मशीनरी और रेलवे पटरियों तक ही सीमित नहीं, बल्कि उसका उपयोग ऑटोमोबाइल, कृषि उपकरण, भवन निर्माण आदि में भी होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, इस्पात उद्योग का आदर्श स्थान पहले कहाँ हुआ करता था। तो नहरों और रेलवे के समीप, यानी नियर कैनाल्स एंड रेलवेज। 1800 ईस्वी में पहले इस्पात उद्योग उन स्थानों पर स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत और जल, ये तीनों चीज आसानी से उपलब्ध थी। बाद में उद्योग नहरों और रेलवे के पास स्थापित होने लगे ताकि परिवहन के लिए सुगम हो सके, और 1950 के बाद यह समुद्री पत्तनों के पास केंद्रित होने लगा क्योंकि लौह अयस्क का आयात बढ़ गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा, नहरों और रेलवे के समीप। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में सभी प्रमुख इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर भारत के प्रमुख इस्पात उद्योग केंद्र हैं, और भारत में लौह इस्पात उद्योग मुख्य रूप से समुद्र आधारित संसाधनों पर निर्भर करता है। तो जो लौह इस्पात उद्योग है वो खनिज संसाधनों पर निर्भर करता है, समुद्र आधारित संसाधनों पर निर्भर नहीं करता है। तो 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। भारत में सभी प्रमुख इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो और जमशेदपुर प्रमुख इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। हालांकि भारत का लौह इस्पात उद्योग मुख्य रूप से खनिज आधारित संसाधनों पर निर्भर करता है, न कि समुद्री आधारित संसाधनों पर। तो यहाँ पे 1 and 2 ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है, वाई वॉज जमशेदपुर चूजन एज ए स्टील प्रोडक्शन सेंटर। स्टेटमेंट 1, इट वॉज लोकेटेड ऑन Bengal Nagpur railway route. Statement 2, it was near major deposits of iron ore, coal and magnesium. Third statement is Jamshedpur was supplied with water from the Ohio river. आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पे 1 and 2 इज करेक्ट है। जमशेदपुर से ओहियो नदी से जलापूर्ति नहीं होती है। जमशेदपुर को इस्पात उत्पादन केंद्र के रूप में चुने जाने का मुख्य कारण क्या है। तो बंगाल नागपुर रेलवे मार्ग पर स्थित था, और यह लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज इन सब प्रमुख भंडारों के पास था। लेकिन इसे ओहियो नदी से नहीं बल्कि खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से जल की आपूर्ति होती है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 3 जो है ये रॉन्ग होगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना कब हुई। 1907 में हुई, कई बार पूछा गया है। तो टिस्को की स्थापना 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में की गई थी। यह भारत का पहला इस्पात उद्योग था और निजी स्वामित्व के तहत संचालित होता था। 1947 के बाद भारत सरकार ने कई इस्पात संयंत्रों की और भी स्थापना की है। तो टिस्को जो है 1907 में स्थापना हुई।
पिट्सबर्ग क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख इस्पात उद्योग केंद्र बना? तो वहाँ कोयला स्थानीय रूप से उपलब्ध था। दूसरा है, लौह अयस्क मिनेसोटा की खदानों से सस्ती परिवहन सुविधा द्वारा लाया जाता था। तीसरा स्टेटमेंट है, ओहियो, मोनेगहेला और एल्गनी नदियों द्वारा जल की आपूर्ति होती थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट पिट्सबर्ग का जो लौह इस्पात केंद्र है उसके लिए सही है। पिट्सबर्ग संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख इस्पात उद्योग केंद्र बना क्योंकि वहां कोयला स्थानीय रूप से उपलब्ध था। दूसरा, लौह अयस्क जो है मिनीसोटा की खदानों से ग्रेट लेक्स जलमार्ग द्वारा सस्ती परिवहन सुविधा के द्वारा लाया जाता था। ओहियो, मोनेगहेला और एल्गनी नदियां के द्वारा जल आपूर्ति के प्रमुख स्रोत थे। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट आर द फैक्टर्स नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्टील इंडस्ट्री? Statement 1 is availability of raw material. Statement 2nd is cheap labor and transport facility. Third is proximity to major seaport. आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। इस्पात उद्योग को कच्चे माल, लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर, सस्ते श्रम और परिवहन की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। आधुनिक इस्पात उद्योग के लिए समुद्री बंदरगाह की निकटता भी महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि कई देशों को लौह अयस्क आयात करना भी पड़ता है, इसलिए यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में कौन सा इस्पात संयंत्र सरकारी स्वामित्व में है? तो टिस्को है, एचएसएल है, या फिर जिंदल स्टील पावर प्लांट है, या फिर रिलायंस इंडस्ट्री है। तो हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड जो है ये सरकारी स्वामित्व में है, बाकी नहीं है कोई। तो हिंदुस्तान इस्पात लिमिटेड, एचएसएल और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल सरकारी स्वामित्व वाले प्रमुख इस्पात उद्योग हैं, जबकि टिस्को और जिंदल जो है निजी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन होता है क्योंकि लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। दूसरा है, प्रकृति की कोई भी देन अपने आप में संसाधन नहीं बनती जब तक लोग उसे उपयोगी न बना दें। तीसरा स्टेटमेंट है, मानव संसाधन समान रूप से विश्व भर में वितरित होते हैं। आपको बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे मानव संसाधन समान रूप से विश्व में वितरित होते हैं, ये गलत है। 1 और 2 करेक्ट होगा। क्यों? मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन माना गया है क्योंकि लोग ही संसाधनों का उपयोग और विकास करते हैं। प्राकृतिक संसाधन तब तक उपयोगी नहीं होते जब तक मनुष्य उन्हें उपयोग योग्य न बना दे। हालांकि मानव संसाधन समान रूप से वितरित नहीं है क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास अलग अलग देशों और क्षेत्रों की भिन्न भिन्न होती हैं। इस वजह से तीसरा यहाँ पे गलत होगा। ह्यूमन रिसोर्स आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड, ये नहीं होगा। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना कब की गई? तो वो की गई 1985 में। ठीक है, 1985 में की गई। भारत सरकार ने 1985 में मानव संसाधन मंत्रालय की स्थापना की। इसका उद्देश्य देश के नागरिकों को शिक्षा, कौशल विकास, श्रम शक्ति को बढ़ावा देना था। ठीक है, तो ये पूरे 20 क्वेश्चन इस सेशन के कंप्लीट हुए। तो सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी दूसरों को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।